तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुमान जरूर कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। पेज नंबर 223 से अपना पहला डिक्टेशन। चलिए, रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, पुराने समाज से नए समाज को जो विरासत मिलती है उसी के आधार पर उत्पादन के साधनों का यह समाजीकरण होता है और केवल बड़ी कंपनियां ही इस स्थिति में होती हैं कि उन्हें समाज अपने हाथ में ले ले। पूंजीवादी विकास ही उन्हें इसके लिए तैयार करता है। इन बड़े कारखानों में मालिकों और उत्पादन क्रिया के बीच कोई भी संबंध नहीं होता, सिवाय इसके कि कंपनी हिस्सेदारों को मुनाफा या ब्याज देती है। उत्पादन को मजदूर और कर्मचारी चलाते हैं और जब कारखाने का स्वामित्व समाज के हाथ में चला जाता है तो उससे उनके काम में कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, उन मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन में अंतर अवश्य पड़ता है, क्योंकि जब उनका शोषण करने वाला कोई मालिक नहीं रहता, इससे उनकी कार्यक्षमता में भी धीरे धीरे आश्चर्यजनक रूप से प्रगति होती है और ये अपने श्रम का उपयोग पूरी देशभक्ति के साथ करने लगते हैं। लेकिन क्रांति के अगले रोज ही हरेक को समाजवाद को मानने के लिए विवश नहीं किया जाता। अतः क्रांति का तात्कालिक परिणाम समाजवाद नहीं होता, न ऐसा कभी हो सकता है। उससे मजदूर वर्ग को वह ताकत जरूर मिलती है और जब समस्त उत्पादन तथा वितरण समाजवादी आधार पर होने लगता है तभी समाजवाद की रचना पूरी होती है। पैरा, समाजवादी आधार पर उत्पादन तथा वितरण का अर्थ है उन वस्तुओं का उत्पादन जो आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। मसलन हमारे देश में लगभग 9 करोड़ मकानों की ज़रूरत है। करोड़ों के पास सर्दी में पर्याप्त क्या साधारण ऊनी कपड़े तक नहीं होते, पैर में जूते और जुराबे नहीं होती। अतः समाजवादी उत्पादन में सर्वप्रथम इन चीज़ों को प्रमुखता दी जाती है। पैरा, पूंजीवादी उत्पादन में जहाँ यथेष्ट मुनाफा कमाना ही प्रमुख लक्ष्य होता है, जनता की आम जरूरतों का ख्याल किए बिना उन्हीं चीज़ों का उत्पादन किया जाता है जिनसे अधिक लाभ हो। आजकल जो सरकार की नीति है वह पूंजीवादी उत्पादन की ओर अधिक है, समाजवादी वस्तुओं का निर्माण की ओर कम। कहने को नारा समाजवाद का है, परंतु वास्तव में हम पूंजीवादी युग में जी रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि वितरण पर चूंकि का कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए उत्पादित वस्तुएं जनता तक पहुंचने से पहले का नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके समाजवाद का लक्ष्य पूरा नहीं होता। दुर्भाग्य से हमारे देश में समाजवाद महज एक शब्द बनकर रह गया है, एक शब्द से अधिक कुछ नहीं। तभी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी लोग समाजवाद के बारे में भ्रमित हैं। कभी माओ दिखता है, कभी लेनिन, कभी नेहरू तो कभी लोहिया। हमारे देश में समाजवाद का चित्र
अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारतवर्ष का समाजवाद कहीं बाहर से नहीं आएगा, बल्कि इस देश की मिट्टी और जलवायु की उपज होगा। हमें समाजवाद लाने के लिए दूसरे देशों से सलाह मशविरा नहीं करना, बल्कि अपने देश के वातावरण को देखकर उसी के मुताबिक समाजवाद के ढांचे को तैयार करना और उस पर अमल करना है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं पेज नंबर 224 से। चलिए रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफ़ी चर्चा हुई है। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। कम से कम रेल विभाग में तो काफ़ी प्रगति दिखाई पड़ रही है। रेलों में अब भीड़ कम होती है। बिजली का भी काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन गांवों की ओर जो हमारा दृष्टिकोण है उसको देखकर कुछ तकलीफ होती है। अभी जो जनगणना हुई उसे देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। आज देहातों से लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग गांवों में बसे, गांव के जीवन को पवित्र करें, लेकिन स्वतंत्रता के 60 साल बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर लोग शहरों की तरफ आते जा रहे हैं। इस प्रश्न पर हमें कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। यदि देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती जो आज शहरों में प्राप्त हैं, तो लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते, बल्कि शहरों से देहातों की ओर जाते। पैरा, देहात के जीवन में 2 प्रकार की चीज़ें थी। एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपये का लेन देन करते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। जहाँ तक रुपये के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक ब्याज लिया जाता था, उसमें अब कमी हुई है, लेकिन कहीं कहीं पर तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है, जिससे कर्ज लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। सरकार भी अब उचित दर पर कर्ज देने लगी है। इसी कारण से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम देहातों और शहरों की तुलना करते हैं तो उन दोनों के स्तर में काफ़ी अंतर पाते हैं। अभी कहा गया है कि पंचवर्षीय योजना के कारण देश की आमदनी बढ़ी है। यदि यह बात सही है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह आमदनी कहां गई। इस बात का पता लगाने के लिए सरकार ने एक कमेटी बैठाई है जो इसकी जांच करेगी कि वह बढ़ी हुई आमदनी कहां है और किसके हाथ में पहुंची है। अभी एक माननीय सदस्य ने योजना मंत्री से प्रश्न पूछा था कि पहली
और दूसरी योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने के बाद किस भाग को अधिक लाभ पहुंचा है और किस भाग को कम पहुंचा है या बिल्कुल ही नहीं पहुंचा है। इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि अभी इस पर विचार हो रहा है और देखा जा रहा है कि किस वर्ग को कितना लाभ हुआ है। मंत्री महोदय के इस उत्तर को सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है और मैं आशा करता हूं कि सरकार सब वर्गों का ध्यान रखेगी। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, है ना, ताकि आपकी स्पीड कम ना हो। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर करें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ। ठीक है।